नमस्कार बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है समास परिचय। मतलब अब इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, समास के बारे में जानेंगे कि समास क्या होते हैं और उनके क्या क्या भेद होते हैं। तो सबसे पहले समास की परिभाषा देखेंगे कि क्या होता है समास। समअसनम इति समास है। समअसनम, समअसनम का मतलब होता है संक्षेप करना या छोटा करना। समअसनम इति समास है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों समुच्चय बोधक मतलब च और ये सारे शब्द जो समुच्चय मतलब इकट्ठा करना, जो इन शब्दों को इकट्ठा करते हैं उनको हटाकर एक पद बनाना। इस प्रकार समास का अर्थ है संक्षेपण करना या छोटा करना। तो समास किसे कहते हैं? विभक्तियों को और समुच्चय बोधक शब्दों को हटाकर उसको एक शब्द बनाना। अर्थात जब हम बीच में से विभक्तियां हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये संक्षेप करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रखा है राजपुरुषः। तो राजपुरुषः इसका हम विग्रह करेंगे समास में राज्ञः पुरुषः। तो यहाँ पर राज्ञः शब्द जो है वो पूर्व पद है और पुरुषः जो शब्द है वो उत्तर पद है। तो इस राज्ञः शब्द में छठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो इस छठी विभक्ति को हम हटाकर क्या लिख देंगे? सीधा राजपुरुषः। तो राज्ञः में से षष्ठी विभक्ति हट गई तो क्या बन गया? राजपुरुषः। तो ये संक्षेप हो गया, छोटा हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास। तो इसके भेद हैं समास के। तो समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम करेंगे अव्ययभाव समास। तो इस अव्ययभाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है तथा उपसर्ग या अव्यय होता है। तो जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होगा, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, और उपसर्ग या अव्यय दोनों में से कोई भी हो सकता है, और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। और जो वो शब्द होगा विभाव समास में वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखिए यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का हम विग्रह करेंगे जब उसको अलग, विग्रह का मतलब होता है उसको अलग करना। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। तो इसका विग्रह करेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम्य। जब यथा अव्यय हो, जब हम विग्रह करेंगे अव्ययभाव समास में, यथा शब्द जो वो अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, विभक्ति और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो यथा शब्द जब अव्यय होगा वहाँ पर तो विग्रह करते वक्त क्या करेंगे हम? विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद हम अनतिक्रम्य शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे यथाशक्ति है तो शक्तिम शब्द और उसके यथा की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया? अनतिक्रम्य। तो शक्तिम अनतिक्रम्य हो गया। ऐसे ही निर्विघ्नः। निर्विघ्नः में निर्विघ्न का मतलब क्या होता है? विघ्नों से रहित। निर्विघ्न मतलब जहाँ पर कोई भी विघ्न नहीं हो, कोई भी बाधा नहीं हो। तो इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव, जहाँ पर विघ्न नहीं होते। तो निरअव्यय होने पर, जहाँ पर निरअव्यय हो तो विग्रह करते समय हम क्या करेंगे? उत्तर पद में इस छठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और निर के स्थान पर पूर्व पद के बाद अभाव शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो विघ्न में हम छठी विभक्ति लगा देंगे विघ्नानाम, और अभावः निर की जगह क्या लगा देंगे? अभावः शब्द लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे हम उपगंगम। उप जो है वो क्या है? उपसर्ग है एक। तो गंगायाः समीपम, इसका मतलब क्या होता है उपगंगम का? गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। तो उपसर्ग होने पर पूर्व पद में छठी विभक्ति तथा उप के स्थान पर हम समीपम शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो गंगा में
छठी विभक्ति लग गई और उप की जगह हमने क्या लगा दिया, समीपम शब्द का प्रयोग कर दिया। तो उपगंगम, गंगायाः समीपम। उसके बाद अनुरूपम, अनु का मतलब रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। तो अनुरूपम का मतलब क्या हो गया, रूप के योग्य। तो अनु उपसर्ग जहाँ होगा हम क्या करेंगे, छठी विभक्ति लगा देंगे पूर्व पद में और अनु की जगह पर क्या प्रयोग कर देंगे, योग्यम शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो रूपस्य, छठी विभक्ति लगाएंगे रूप में, तो रूपस्य योग्यम। उसके बाद है प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, प्रत्येक घर में, प्रतिगृहम प्रत्येक घर में। तो गृहम गृहम प्रति, प्रत्येक घर में। तो प्रति उपसर्ग होने पर हम पूर्व पद को 2 बार लिखेंगे, गृहम गृहम, और अंत में प्रति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो बन गया प्रतिगृहम। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखिए अव्ययभाव समास के, जैसे प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, उपनदम, नद्याः समीपम, उपयमुनम, यमुनायाः समीपम, प्रत्यक्षम, अक्षणोः प्रति। ये थोड़ा सा अलग है। प्रत्यक्षम का मतलब क्या होता है, हमारी आँखों के सामने, तो अक्षणोः प्रति, आँखों के सामने। उसके बाद है जो समास हम करेंगे, दूसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब दोनों, ठीक है। तो जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद मतलब पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है। जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हम इसमें च का बीच में प्रयोग करेंगे। च का मतलब होता है और, जैसे लवश्च कुशश्च, लव कुशौ, इसका विग्रह क्या होगा, लव कुशौ जो शब्द है हम उसको शॉर्ट है ये, इसको अलग अलग करके लिखेंगे विग्रह करके, तो क्या बनेगा, लवश्च कुशश्च, ये हो गया इसका विग्रह। और लव कुशौ क्या हो गया, समस्त पद। समस्त पद मतलब जब हम विभक्ति को हटाकर पद बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, समस्त पद। तो लव कुशौ जो है वो समस्त पद है और लवश्च कुशश्च वो क्या है, इसका विग्रह है। तो दूसरा है रामश्च कृष्णश्च, तो राम कृष्णौ, सीता च रामश्च, सीता रामौ, राधा च कृष्णश्च, राधा कृष्णौ, पाणि च पादौ च, पाणि पादम, माता च पिता च, माता पितरौ। तो जो ये शब्द हैं मैंने अभी करवाए हैं, आपको समास करवाए हैं, उसके उदाहरण करवाए हैं, ये आपको याद करने हैं, इनके नियम याद करने हैं, ठीक है। और जो ये कॉपी में आपको करने हैं, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।